नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और जापानी पीएम तकाइची के बीच अहम बैठक। रक्षा, ऊर्जा, एआई में भारत जापान के बीच हुए बड़े समझौते। पीएम मोदी ने जापानी पीएम को बताया छोटी बहन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच काफी तेज। अनिल मिश्रा ने टिन्नू यादव पर फोड़ा ठीकरा। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर के लिए वकीलों ने दी तहरीर। चुनाव आयोग पहुंचा टीएमसी का बागी गुट। ज्ञानेश कुमार से मिलकर पार्टी फंड और सिंबल पर जताया हक। ऋतव्रत बनर्जी बोले, हम ही है असली टीएमसी। 2/3 एमएलए के समर्थन का दावा। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। कांग्रेस में शरद पवार की पार्टी के विलय की बातचीत तेज। राहुल गांधी की मंजूरी देने की भी खबर। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ी तैयारी। खड़गे, पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद को बुलावा। मुफ्ती खामनेई के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। ईरान ने विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत जापान दोस्ती की। भारत और जापान के रिश्तों को नई रफ्तार देने के लिए जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंची है। नई दिल्ली में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाइयां भी मिली हैं। पीएम मोदी ने तकाइची को अपनी छोटी बहन बताया, जो सिर्फ एक आत्म संबोधन नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक भी माना जा रहा है। पीएम मोदी और जापान की पीएम के बीच में हाई लेवल बैठक भी हुई है। इस बैठक में ट्रेड, डिफेंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े समझौते किए गए हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले G7 शिखर सम्मेलन में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में आपसी विश्वास हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरती है। सर, भारत और जापान के बीच में तो कई सारे समझौते हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी का तकाइची को छोटी बहन कहकर पुकारना ये क्या दिखा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो डिप्लोमेसी है उसमें एक अजीबोगरीब पर्सनल टच देखने को मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो बोलते हैं भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, सबसे क्लोज फ्रेंड हैं। आप देखिए कि किस तरह से इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से बातचीत होती है, ऐसा लगता है कि बहुत गहरे संबंध हैं। यही नेतन्याहू के साथ लगता है, यही आप पुतिन के साथ आप देखिए कि किस तरह के रिश्ते इन्होंने डेवलप किए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया के इंपॉर्टेंट देशों के बड़े बड़े नेताओं के साथ जो एक पर्सनल टच है, उससे हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी भी उसको सहायता मिलती है। छोटी बहन कहा, कितना सेंटिमेंटल मसला है ये। डिप्लोमेसी में इस तरह की चीजें कभी नहीं होती। और आप देखिए कि क्या डील ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 10 ट्रिलियन येन, मतलब 10 लाख करोड़ येन अगले 10 साल में जापान हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये इस दोस्ती का जो है क्लियर कट अचीवमेंट है। बिजनेस फोरम 150 कंपनियां जापान की वो भारत में आज उसके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। किस लिए? क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री कह रही हैं कि जो मेक इन इंडिया है उसमें जापान आपके साथ खड़ा है। मतलब इन्वेस्टमेंट भी आएगा, कंपनियां भी आएंगी, हम मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाएंगे, हम आत्मनिर्भर भी होंगे और जापान के साथ हमारी प्रगाढ़ दोस्ती एक नई ऊंचाई की ओर जाएगी। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान किस तरीके के विन विन सिचुएशन में है। और जब इतने बड़े बड़े करार हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी तो कहेंगे ही कि मेरी छोटी बहन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आबे साहब थे तो वो अपने आप को एक दूसरे के बहुत ही निकटतम दोस्त भाई बताते थे, और आबे साहब की तो मौत हो गई, उनको मार दिया गया।
दुनिया में वो सिर्फ दो ही व्यक्ति को फॉलो करते थे, एक अपने गुरु को और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये अचीवमेंट है प्रधानमंत्री मोदी की। जी, तो भारत जापान के बीच में दोस्ती और प्रगाढ़ हुई है, तो वहीं राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और एसआईटी की पूछताछ में कई नए सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश और अन्य सामान बरामद हो रहे हैं। अब आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अनिल मिश्रा ने पूछताछ के दौरान पूरा ठीकरा गणना कर्मी टिन्नू यादव पर फोड़ा है। उन्होंने दावा किया कि सभी गन्ना कर्मी टिन्नू के इशारे पर ही काम करते थे। अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका को पूरी तरह से नकार दिया है, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र सौंपी गई है। इन तीनों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर, हर दिन जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। टिन्नू यादव को लेकर भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन क्या चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज बहुत जल्द होगी? देखिए, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है और जो अनुमान लगाया जा रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि ये सब मिले हुए हैं। सब लोगों ने मिल के लूट मचाई है, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, चाहे वो टिन्नू यादव हो। टिन्नू यादव दरअसल चंपत राय का ही सबसे बड़ा विश्वासी था। चंपत राय कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, लेकिन इतना कह देने से आप बचोगे नहीं। ये आपका दायित्व था कि जब आपको 3-3 बार इस पूरी घटनाक्रम से पहले जब बताया गया कि चोरी हो रही है, गड़बड़ियां हो रही हैं, वहां ट्रस्ट के लोगों ने आपको बताया, वहां के कर्मचारियों ने बताया, इट इज ऑन रिकॉर्ड, और बैंक के अधिकारियों ने भी आपको आगाज दिया था कि ये सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। आपने इसे इंटरनल मसला बना करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए एफआईआर भी होगा, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी, और तो और इन सब के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस में चल रहा घमासान अब निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। दरअसल ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व में 10 बागी विधायकों का एक दल दिल्ली पहुंचा। बागी गुट ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और 2/3 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया। ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी फंड के मालिकाना हक और उसके 2 फूलों वाले चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग से बात की है। साथ ही गुट ने 2/3 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। मुलाकात के बाद बागी गुट के नेता ऋतुपत बनर्जी ने कहा कि हम ही असली टीएमसी है, चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी है, उम्मीद है कि वो जल्द फैसला लेंगे। सर, आज ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व में 10 टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल बागी गुट का मुलाकात चुनाव आयोग से उनकी हुई है। कैसे अब ये लड़ाई फंड और चुनाव चिन्ह तक पहुंच गई है? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी को अब वहां की मीडिया कह रही है टीएमसी कालीघाट में ममता बनर्जी का घर है, तो एक अलग फैक्शन के रूप में उनका नाम आ गया है। इनके सारे लोग जो है वो अंडे खा रहे हैं। महुआ मोइत्रा के ऊपर भी अंडा गिरा, और दिल्ली में भी इलेक्शन कमीशन ने ऋतुव्रत वर्मा बनर्जी को बुला करके उनसे बातें उनकी सुन ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंडा है। छिलपिला उठी टीएमसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी चला रही है। बीजेपी के इशारे पे ही ऋतुव्रत बनर्जी से इलेक्शन कमीशन ने बातचीत की। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसे हमने पार्टी से निकाल दिया, वो प्रतिनिधि मंडल लेकर के जाकर के मिले, उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, उससे मिलकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा पाप कर दिया। ये और अंडे खाने की तैयारी है। कारण जाना तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास पड़ेगा ही। उनके पास 2/3 से ज़्यादा लोग हैं, ये तो वास्तविकता है। आपके साथ आपके कार्यकर्ता नहीं है, आपके ऑफिस बेरर नहीं है। इन्होंने अलग ऑफिस बेरर बना लिया है, आपने अलग बनाया है। तो ये फैसला कौन करेगा कि कौन असली है कौन नकली है? ये फैसला तो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, क्योंकि सिंबल किसका होगा, नाम किसका होगा, ये तो आखिरी मुहर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ही लगाएगी। तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है, और अब आप इलेक्शन कमीशन को ही गालियां दे रहे हो, तो इसका मतलब है आदर यू हैव अंडरस्टूड कि इनके हाथ से, मतलब ममता के पास न पार्टी का नाम रहने वाला, न सिंबल रहने वाला, और ना ही वो बैंक अकाउंट रहने वाला।
ना दफ्तर रहने वाला है, और इसलिए आप सीधे सीधे इसे एक पॉलिटिकल लड़ाई, अगर आपके पास आपकी दावेदारी मजबूत है तो यू शुड से कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुने, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन से ही लड़ रही हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से ये मान लिया है कि उनके हाथ से पार्टी भी गई, सिंबल भी गया और बैंक अकाउंट भी गया। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस और शरद पवार गुट के विलय को लेकर हलचल तेज है। दोनों दलों के बीच मर्जर को लेकर बातचीत की खबरें सामने आ रही है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता विजय वडेट्टीवार ने की है। उनका कहना है कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच में संभावित विलय को लेकर बातचीत चल रही है। खबरों के मुताबिक नई दिल्ली में वरिष्ठ नेतृत्व स्तर पर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कांग्रेस के साथ विलय पर चर्चा अब अंतिम चरण में है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि विलय को लेकर राहुल गांधी ने भी मंजूरी दे दी है। सर, क्या वाकई में शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस के साथ विलय कर सकती है? देखिए, विलय की बात तो चल रही थी कि दोनों ही एनसीपी पार्टी, शरद पवार गुट या फिर अजीत पवार वाला गुट, ये दोनों मर्ज करेंगे। अगर ये दोनों मर्ज करेंगे तो ये एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अचानक से ये खबर आ रही है कि शरद पवार की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके गुट की तरफ से, और हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये कहने की बात है। इसका रेमिफिकेशन क्या है? इसका रेमिफिकेशन ये है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से उल्लू बनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये खबर शरद पवार के तमाम सांसदों को लगेगी, भाई यही तो एक इग्निशन पॉइंट हो गया उद्धव ठाकरे के लिए। जब संजय राउत ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी में विलय हो जाना चाहिए, पार्टी बचाना है, तो व्हाई यू वांट टू अलाइन विथ कांग्रेस? कांग्रेस के साथ मर्ज करने का मतलब क्या है? कि पार्टी नहीं टूटे। लेकिन सवाल यह है कि मर्ज करेंगे कौन? ये शरद पवार तो नहीं करेंगे, इसके लिए सांसदों को भी तैयार होना है। सांसद वो बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, वो अजीत पवार के साथ जाना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हो कि भाई कांग्रेस के साथ डूबती हुई नाव में कौन जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये खबर जंगल की आग की तरह महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में फैली हुई है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी के जनाजे को भव्य बनाने की तैयारी में है। जनाजे का ये कार्यक्रम शनिवार से शुरू होकर 6 दिनों तक चलेगा और ईरान और इराक के अलग अलग शहरों से गुजरेगा। ये सब कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है, क्योंकि ईरान को डर है कि इजराइल और अमेरिका खमेनी के जनाजे को भी निशाना बना सकते हैं। इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि विपक्षी नेता सलमान खुर्शीद भी ईरान जाएंगे। उनका कहना है कि वो पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जाने वाले हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी जा रही हैं। जानकारी मिली है कि ईरान की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को भी आमंत्रण मिला है। हालांकि उनके जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन जा रहे हैं, क्योंकि वो शिया समुदाय से आते हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें इसलिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा है ताकि उनके दौरे का दोनों देशों के संबंधों में एक सॉफ्ट पावर के रूप में फायदा मिल सके। सर, विपक्षी नेताओं को भी न्योता मिला है। कांग्रेस पार्टी से सलमान खुर्शीद के जाने की खबर है। देखिए, सलमान खुर्शीद जाएं, पवन खेड़ा जाएं और खड़गे साहब जाएं, सोनिया गांधी भी जाएं, राहुल गांधी भी जाएं, लेकिन जाने से पहले अपने उन बयानों को जरूर एक बार देख लें कि आपने कहा कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते खराब हो गए क्योंकि मोदी साहब इस युद्ध से पहले, खमेनी की मौत से पहले वो इजराइल में मौजूद थे। यही पवन खेड़ा कह रहे थे ना। और रिश्ते भारत के ऐसे खराब हो गए कि ईरान ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी शेड्यूल जो है वो बड़ा बिजी है। हम 2 लोगों को प्रतिनिधि बना करके भेजेंगे जो भारत सरकार की तरफ से जाएंगे। रिश्ते इतने खराब हो गए कि ईरान वालों ने फिर कहा कि नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। मुख्य विपक्षी पार्टी और वहां के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी हम बुलाते हैं। तो इस युद्ध में ईरान के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए या रिश्ते खराब हुए? रिश्ते अगर भारत से खराब होते तो ये इनविटेशन नहीं आता। द कांग्रेस पार्टी शुड थैंक पीएम मोदी कि ईरान के साथ रिश्ते इतने बेहतर हो गए कि आपको भी इनविटेशन आ रहा है। रिश्ते अगर खराब होते
तो नितिन नवीन को भी न्योता नहीं मिलता, आपको भी कोई पूछता नहीं। तो इसलिए मौका है, ईरान जाए, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जाए और बाकायदा भारत का नाम रोशन करके आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।